So guys, if you tensed about your history examination for first semester MCQ, so guys please watch this video till the end. This is helpful for you and your history examination. So guys, without wasting our time, let's get start this video. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर MCQ को सॉल्व करेंगे ICSE 10th के हिस्ट्री के पेपर का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि पेपर में दिए गए हैं उन्हें हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखो, इंस्ट्रक्शन में हमारा आता है कि हमारा पूरा पेपर 1 आवर्स का होगा, मतलब पूरा पेपर 1 आवर का होगा, 1 आवर का होगा। इसमें से आपको जो पेपर रीडिंग टाइम है वो इसी के अंदर होगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। और ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन हुआ तो MR शीट पर, अगर ऑनलाइन हुआ तो मोबाइल पे। ये तो आप सभी को पता है। और स्ट्रेटजीज की बात करें जो कि आप सभी को चाहिए होती हैं, तो स्ट्रेटजीज में हमारे पास देखो सबसे पहली बात आती है कि आपको यहाँ पर कोई भी MCQ छोड़ना नहीं है। आपको यहाँ पर कोई भी MCQ, ये ना अटेम्प्ट ऑल MCQ, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है आपके लिए जो कि आपको आपके अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकती है। अटेम्प्ट ऑल ऑफ MCQ, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं बताई गई है, तो इस वजह से आप सारे MCQ को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के सारे MCQ को अटेम्प्ट कर लेना। और एक एक क्वेश्चन पर आपके पास यहाँ पर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन थे यहाँ पर नियर अबाउट आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, 35 या 30 बोल सकते हैं। तो उसमें से आपको हर पर क्वेश्चन 2 मिनट ध्यान देना, ध्यान समझना। पर क्वेश्चन 2 मिनट, अगर आता है तो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन में ध्यान दे दो। लेकिन यहाँ पर आपको पहले सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। नहीं आता है, जो नहीं आता उस पर तब दिमाग दो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हो, आपको पहला वाला आता है, दूसरा नहीं आता है, आप उस पर दिमाग देना बैठ गए तो आपका आगे छूट सकता है। छूट नहीं सकता, आगे छूटने की चांस नहीं, लेकिन आप जल्दी जल्दी करो गलत हो सकता है। तो गलत ना हो इसकी वजह सभी क्वेश्चन में 2 मिनट टाइम देना ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम आप 1 मिनट में ध्यान से, तब भी तो टिक लगाने से पहले भी कर सकते हो। अगर आपने दोबारा टिक लगाया तो टीचर समझ लेगा आपने चीटिंग की है, इससे आपकी रेपुटेशन कम होती है। लेकिन आप लोग एक ही बार में अच्छे से सोच समझ के टिक लगाइएगा। ओके। फिर देखो, आप कुछ लोग होते हैं, वो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, मतलब ABCD 2 ऑप्शन दिए होते हैं, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका। लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे मार देते हैं। लो, तो ऐसे नहीं मारना आपको एकदम जो सही लगे उसी पर मारना है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मार दिए, इसका भी काम चल जाएगा। अगर टीचर ने कहा ये किसका है, तो अगर आपको पता है ये वाला से दिख, हम आपको बताते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं बीच में मार देते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी चक्कर में। तो लोग अगर उसका एक गलत हो जाएगा तो कहा नहीं मेरा ऊपर वाला, अगर सही हो गया तो कहेगा नहीं मेरा नीचे वाला है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, ये कोई आप लोग मत करना, कोई अच्छी आदत नहीं होगी। आप देखिए, दूसरी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट रहेगा, आपको सबसे पहले 20 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से कुछ हिस्ट्री होंगे, कुछ और सिविक्स होंगे। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के। मतलब कि यहाँ से हो गया हमारे पास 20, यहाँ से हो गया हमारे पास 12। अब ये जो 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका क्या होगा, अगर एक, यहाँ देखिए, इसको मैं इंस्ट्रक्शन को इरेज कर देता हूँ। अगर आपका 6 जो 2 मार्क्स के MCQ है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, 1 2 3 4। यहाँ पर आपके क्या हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, या तो ये सही हो सकता है, या फिर ये नहीं गलत हो सकता है, ये सही, मतलब आपके पास 2 यहाँ पर सही होंगे। आपको 2 पर टिक लगाना है, ना कि आपको चूज 2 ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नहीं चूज करना है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन चूज करने का, 2 मार्क्स लिखा है आगे। तो ओके, तो ये था हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट। उसके बाद आता है हमारे पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन इससे रहते हैं 4 मार्क्स वाले फॉर्मेट पर। उसमें क्या होता है, आप ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल हो गया 8। यहाँ पर आपका 40 हो गया। और ये जो 2 क्वेश्चन होंगे, एक होगा हिस्ट्री से, एक होगा सिविक्स के। हो सकता है कि हिस्ट्री सिविक्स हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक ही से हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये एक हिस्ट्री से एक सिविक्स को हो, या फिर सिविक्स का वेटेज कम होगा तो दोनों हिस्ट्री से ही हो जाएंगे। ओके, तो उसमें आपको एक फिगर दिया रहेगा जिसको आपको देखना है, फिर उसके बेसिस पर 4 क्वेश्चन आपको MCQ देने हैं। मतलब एक फिगर रहेगा, फिगर के बेस पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 MCQ सॉल्व करने। तो 4 नंबर के होगा। उसी तरह कभी कभी क्या होता है, एक पैराग्राफ दे देंगे बड़ा सा, मतलब छोटा सा, जिसको आपको पढ़ के अगले 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये था हमारा जो मतलब की स्ट्रेटजी थी, और आपको किस तरह कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस में ज़्यादा टाइम नहीं देना। सो गाइस, आपको इतना समझ में आया हो तो चलो अब हम लोग सीधे अपने इस टॉपिक पर बात करेंगे, सॉल्व MCQ हिस्ट्री सिविक्स ICSE 10, मतलब MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे MCQ समझ में आएंगे। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अब 6 ब्लॉगर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के MCQ
के ऊपर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 350 मेंबर देन द क्वोरम विल बी। क्वोरम क्या होता है, उसका 1/10, मतलब कि जैसे आपकी क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 40 बच्चे हैं, अगर आपके टीचर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वो तभी स्टार्ट करेंगे जब कम से कम 8 बच्चे हों, तभी वो उस चैप्टर को स्टार्ट करेगा। अगर 8 बच्चे से कम है तो नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर 8 बच्चे हैं तो स्टार्ट कर सकती है। वही होता है सेम क्योरम। तो अगर आपका 350 मेंबर्स है तो क्योरम कितना होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 1/10 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 350 का 1/10 कितना हो जाएगा, 35 मेंबर। अगर वहाँ पर अगर 35 मेंबर्स है तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कम से कम 35 मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन 2, लोकसभा में 550 मेंबर होते हैं तो राज्यसभा में कितने होते हैं, यहाँ पर राज्यसभा में हमारे पास टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्स वंस एवरी 2 ईयर, मतलब कि 2 साल में कितने, हर 2 साल में कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं राज्यसभा के। तो वो जो होता है वो हमारा होता है 1/3 के हिसाब से हर साल जो है, हर 2 साल पे 1/3 पीपल, मतलब 300 लोग हैं तो उसमें 100 हटा दिए जाएंगे। 2 साल बाद फिर जो 100 नए आ जाएंगे, फिर 2 साल बाद 100 को हटा दिया जाएगा, फिर 100 नए आ जाएंगे। ओके, तो उसके बाद हमारा पूछा गया है, रेसिडुअरी पावर्स रिफर्स टू द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच आर इन, मतलब जो रेसिडुअल पावर होता है वो वहां पर हम लोग कौन सब्जेक्ट, मतलब बताया गया है कि जो रेसिडुअल पावर होती है वो किस सब्जेक्ट के अंदर में आता है, मतलब वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है या फिर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है या फिर कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है या फिर नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव भी है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो होता है नॉट पार्ट ऑफ दिस 3 लिस्ट। जो हमारा रेसिडुअरी पावर्स होता है वो इन तीनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस आगे हमारा क्वेश्चन आता है, Who determine the salaries and allowance of MPs and ministers, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि जो MPs और मिनिस्टर होते हैं उनकी सैलरी कौन अलाउ करता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सही आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट। ध्यान सुनिएगा, द पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, Who is empowered to promulgate एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो उस ऑर्डिनेंस लॉ को कौन पास कर सकता है। तो उसकी जो पावर होती है वो होती है हमारे प्रेसिडेंट साहब मोदी जी के पास। इस समय मोदी जी के पास है, आगे आने वाले समय में किसी और के पास रहेगी जो प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, Which of the following procedures authorize the executive to draw fund from the consolidated fund until the budget is passed by the parliament, मतलब यहाँ पर पूछा गया अगर बजट नहीं बना हुआ तब भी को ऐसा मतलब कौन सा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं, मतलब बजट निकाल सकते हैं। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वोट एंड अकाउंट, ए वाला सही करेक्ट आंसर है, 1 वाला। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पूछा गया है, Who elect the member of the राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधानसभा, मतलब कि अपर हाउस, विधानसभा जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लोकसभा रेशियो स्पीकर प्रोपोर्शनल टू राज्यसभा, मतलब लोकसभा में स्पीकर होता है तो राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा में यहाँ पर हमारे पास होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब वेंकैया नायडू। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सब्सिडियरी अलायंस। यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई है, पूछा गया कौन सा सब्सिडियरी अलायंस में नहीं होता है, कौन सा सब्सिडियरी अलायंस के रूल के खिलाफ नहीं अप्लाई होता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया द किंग वर्चुअली लॉस्ट देयर पावर, ये अप्लाई होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, ये उसमें अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उसे लॉर्ड डलहौजी ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो ये हो गया, हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो दूसरा वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो दूसरा वाला एकदम सही है, बाकी कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर आपका आगे ऑप्शन दिए गए, क्या केवल पहला सही हो सकता है, क्या तीसरा और चौथा सही है, या फिर दूसरा सही है केवल, या फिर केवल चौथा सही। तो आप यहाँ पर तीसरे पर टिक मानेंगे, केवल तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, तीसरा वाला। ओके, मतलब कि जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया ओनली 2 वो सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ईयर इन विच कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश, वो आपको साल बताना है जब कांग्रेस बनी थी, तो वो साल था हमारा 1885। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका कौन कौन सा मेथड था। एक तो स्वदेशी, ये था, बॉयकॉट था, पैसिव मतलब पैसिव रेसिस्टेंस ये भी था, उसके बाद रिवाइवलिज्म ये भी था। तो जो आपका फोर्थ वाला है ऑल ऑफ द अबव,
ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया था साइमन का मिशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा हुआ था? साइमन का मिशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन में आपका हुआ हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आप सभी को पता होगा अगर आपने क्विट इंडिया मूवमेंट चैप्टर पढ़ा है तो। क्विट इंडिया मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन वी विल गो ऑन द मतलब 14th क्वेश्चन। तो हमारा 14th क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 14th क्वेश्चन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी होता है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। जरा ध्यान सुनिएगा, जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी उसका सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू द प्रिंसली स्टेट। मतलब कि अगर हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के हिसाब से देखें तो कौन सा एप्लीकेबल होता है प्रिंसली स्टेट के लिए? दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट, दे कुड ज्वाइन इंडिया, ऑल ट्रीटीज विद द ब्रिटिश वे टर्मिनेटेड, दे कुड चूज टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को फॉलो करती है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको जो मतलब कि 1 वाला है, फर्स्ट वाला है ऑल ऑफ द अबव, मतलब यहाँ पर आपकी सारी बातें सही कही गई हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, यूनिटी फेथ सैक्रिफाइस। यूनिटी फेथ सैक्रिफाइस किसका मूवमेंट था? नहीं, देखो यहाँ पर बोला गया यूनिटी फेथ सैक्रिफाइस वाज तो मोटो फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये मोटो फॉरवर्ड ब्लॉक का है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक पर अंडरलाइन है वो, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, वहां पर अंडरलाइन होनी चाहिए। तो आपको इसको रिप्लेस करना है। वो किसका मिशन था? वो था आपका, वो हमारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी का मिशन था। याद रखना, इंडियन नेशनल आर्मी का मिशन था, सॉरी गाइस, इंडियन नेशनल आर्मी का मिशन था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, वॉज डिनाइड पेंशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 मतलब बताया दे कौन है जिसकी पेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के तहत बंद कर दी गई थी, डिनाइड कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाना साहेब। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट इंप्लाइड दैट सोल्जर्स। मतलब कि जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कौन सा इनलिस्टमेंट एक्ट लागू होता है, मतलब कि दैट सोल्जर्स, उसमें सोल्जर्स के ऊपर क्या रूल्स थे? तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है वुड हैव टू ट्रेवल ओवरसीज टू फाइट, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि दिया हुआ है महात्मा गांधी साइंड अ पैक्ट। हाँ, तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन पैक्ट जो है मतलब कि चालू किया था, लॉर्ड इरविन पैक्ट। ओके, किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। किसके लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 पे यहाँ पर लिखा हुआ है टू द नेशनलिस्ट फेल्ड बंगाल वॉज पार्टीशन। जो पार्टीशन मतलब कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ था, उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए मेनली जो है आपका मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं 21 पर। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको 2 टिक मारने लिखा हुआ है व्हेन कैन द पार्लियामेंट नॉट लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा तो आपको आंसर अपने ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाएगा। तो इसका जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और थर्ड पॉइंट वो दोनों सही है, तो दोनों पर अगर आप टिक मार दो तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच ऑफ दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। मतलब कि लोकसभा कौन सी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। यहाँ पर जो आपकी दूसरी और चौथी वो उसकी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, वो दोनों उसकी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। कौन सी? दूसरी और चौथी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाँ, यहाँ पर बताना है कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की। तो पहला और दूसरा ही लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की, बाकी नहीं है उसकी। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, फॉर द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द एम्स ऑफ मुस्लिम लीग। जो आपको लिस्ट दी गई इसमें आपको 2 एम बताने जो कि मुस्लिम लीग के। तो यहाँ पर जो आपका 24 है वहां पर आपका तीसरा वाला टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन ऑफ द नेशनल मुस्लिम इन द कंट्री, ये सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटीज बिटवीन द मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज। तो ये आपका तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉसेस ऑफ रॉवलिन एक्ट। रॉवलिन एक्ट के कौन कौन से कारण थे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला कारण लिखा हुआ है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल और दूसरा द सस्पेंशन ऑफ हैबेस कॉर्पस रिट। 2 आपके सही आंसर हो जाएंगे। सो गाइस, इतनी मेहनत के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमारा मैचिंग दी गई है, बताना कौन सा सही है। तो ज्योतिराव फुले ने
ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज को चालू किया था, फाउंडर थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ए हो होम ने फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, यहाँ पर डी का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि देखो ए में बताना है ए के वन का क्या सही है, तो जो ए है ज्योतिबा फुले उसका सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, एहो ह्यूमे जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 आता है जो कि 4 मार्क्स का। यहाँ पर आपको बस एक पैराग्राफ दिया गया जिसे आप लोग पढ़ोगे तो आपको आंसर पता चलेगा। ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़ लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड द इंसिडेंट टेक प्लेस, जो ये इंसिडेंट है कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा। विच मूवमेंट डिड द गांधी जी विथड्रॉ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, इन्होंने इस इंसिडेंट की वजह से कौन सा मूवमेंट को वापस लिया था, वो हो जाएगा हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफाई एनी टू इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट दैट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू दिस इवेंट। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मैं अगर आपको बताऊं, जो आपका सही आंसर है वो है आपका, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पर मैं अपने फेस को साइड करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वहां पर आपको 2 ऑप्शन सही बताने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 2 ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पीपल एंड प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पर एक गांधी जी की किसी के साथ फिगर बनी हुई है। ये फिगर जो है ना आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये पिक्चर उनकी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ है, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछ लेगा वो जो महात्मा गांधी उनके साथ कौन बैठा हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ही वॉज डेप्यूटेड टू इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब बी का आपका थर्ड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, इसी की चर्चे पे वो बात करने आए थे इंडिया। देन आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट टू प्रपोजल्स ऑफ द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय हिम, तो इनके द्वारा कौन से 2 प्लान बनाए गए थे, प्रपोज किए गए थे, तो वहां पर आपका हो जाएगा पहला द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, और चौथा द सेटिंग अप ऑफ बाउंड्री कमीशन। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो मेरे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।